दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं है, ये एक काउंटडाउन है। इस फिल्म का नाम है सेवुडिनो, जिसका मतलब होता है 1000 दिन। ये इंडोनेशियन हॉरर फिल्म एक वायरल ट्रू स्टाइल कहानी से प्रेरित है। कहानी है श्री की, जिसे एक ऐसी लड़की की देखभाल के लिए रखा जाता है जिस पर 1000 दिनों का काला जादू किया गया है। एक रिचुअल, एक नियम, और अगर एक भी दिन चूका तो सीधा मौत। इस वीडियो में हम समझेंगे पूरी कहानी, छुपे हुए मतलब, और वो डर जो कहानी खत्म होने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ता। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि सेवुडिनो में डर समझने के बाद शुरू होता है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है दो लड़कियों के साथ, जो किसी रिचुअल के पूरा ना होने की वजह से बेहद डरी हुई होती है। इसके बाद दोनों लड़कियां धीरे धीरे एक कमरे के अंदर जाती है, और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलता है, नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। उस कमरे के बीचों बीच एक और लड़की होती है, जो देखने में जिंदा कम और लाश ज्यादा लग रही होती है। उसके हाथ और पैर रस्सियों से इतनी कसकर बंधे होते हैं कि वहां गहरे जख्म बन चुके होते हैं। डर के मारे दोनों लड़कियां उसे एक अजीब से केज के अंदर सील करने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो लड़की, जिसे जिंदा भी नहीं समझा जा रहा था, एकदम से हमला कर देती है। वो उन दोनों में से एक लड़की को बेहद बेरहमी से मार डालती है। अब ये साफ हो जाता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये सब देखकर दूसरी लड़की चीखने लगती है, और कुछ ही पलों में वो भी मौत का शिकार बन जाती है। आगे मूवी में हम श्री नाम की एक लड़की को देखते हैं। श्री एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती होती है। उसके पिता की तबीयत बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से इलाज के लिए उसे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। रेस्टोरेंट की ओनर श्री को एक जॉब एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, जहां काम के बदले काफी अच्छी सैलरी मिल सकती है। लेकिन श्री को यह बात थोड़ी अजीब लगती है कि एटमोजो फैमिली को लगभग रोज नए हेल्पर्स की जरूरत पड़ती रहती है। इस पर ऑनर बताती है कि एटमोजो फैमिली के पूरे जावा में कई रेस्टोरेंट्स हैं। इसी वजह से स्टाफ अक्सर बदलता रहता है। उसी रेस्टोरेंट में एक आदमी भी होता है, जो श्री को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। यही आदमी इस फिल्म का एक बहुत अहम किरदार है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलता है। इसके बाद श्री इंटरव्यू के लिए एटमजो फैमिली के घर जाती है। वहां पहले से ही कई लड़कियां मौजूद होती हैं, जो श्री से कहीं ज्यादा क्वालिफाइड लगती है। खुद को उनके सामने कम समझकर श्री वापस जाने लगती है। लेकिन बाहर निकलते वक्त उसकी साइकिल एक कार से टकरा जाती है, जिससे श्री को चोट लग जाती है। इसके बाद वह काम करने वाले लोग उसे घर के अंदर ले जाकर उसकी फर्स्ट एड करते हैं। तभी वह काम करने वाली एक लड़की श्री को बताती है कि एटमोजो फैमिली की हेड कार्सो उससे मिलना चाहती है, और शायद उसे यह जॉब भी मिल सकती है। इसके बाद श्री कार्सो से मिलने के लिए एक कमरे में जाती है। उस कमरे का माहौल कुछ अलग ही होता है। कमरे के एक कोने में कार्सो बैठी होती है, जहां तक रोशनी भी नहीं पहुंच रही होती। कार्सो को पहले से ही पता होता है कि श्री किस दिन पैदा हुई थी, जो श्री के लिए काफी चौंकाने वाला होता है। कार्सो ये भी बताती है कि वो श्री के पूर्वजों के खून को महसूस कर सकती है। जब कार्सो पूछती है कि श्री यहाँ क्यों आई है, तो श्री अपने पिता के इलाज का कारण बता देती है। कार्सो भी कहती है कि उसे ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसकी फैमिली का ख्याल रख सके। इसके बाद कार्सो अपना चेहरा दिखाती है, जो बुरी तरह से सड़ रहा होता है। ये देखकर श्री डर जाती है, लेकिन मजबूरी में जॉब के लिए हाँ कर देती है। फिर कार्सो श्री के कुछ बाल काट लेती है और उसे चेतावनी देती है कि अब वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। इसके बाद कार्सो एक रिचुअल करती है, जिससे साफ हो जाता है कि श्री को किसी चीज से रिचुअल करके बांध दिया गया है। रिचुअल के बाद श्री बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है, तो वो खुद को अपने घर के बाहर एक कार में पाती है। उसे छोड़ने वाला आदमी अटमोजो फैमिली में काम करता है, और उसका नाम होता है सुगी। और यह वही आदमी होता है जो श्री को रेस्टोरेंट में ध्यान से देख रहा था। इसके बाद अगले सीन में श्री अपने घर पर होती है। उसके पिता उसे बताते हैं कि उन्हें यह नौकरी ठीक नहीं लग रही। श्री उन्हें समझाती है कि पैसों की कमी की वजह से इलाज न हो पाने पर वो पहले ही अपनी छोटी बहन को खो चुकी है, और अब वो अपने पिता को नहीं खोना चाहती। इस पर उसके पिता बस इतना ही कहते हैं, अपना ध्यान रखना।
मूवी आगे बढ़ती है और रात को श्री की नींद अपने पिता की आवाज से खुलती है। वो देखती है कि पूरे घर में घना अंधेरा फैला हुआ है और मेन डोर भी खुला हुआ होता है। श्री अपने पिता के कमरे में जाती है। वहां का नजारा उसके लिए बेहद चौंकाने वाला होता है। उसके पिता बिस्तर पर तड़प रहे होते हैं और उनके पेट से खून बह रहा होता है। ये देखकर श्री घबरा जाती है। डर के मारे जब वो चादर उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की आधी बॉडी मौजूद ही नहीं होती। ये सीन बेहद डिस्टर्बिंग और डरावना होता है। और तभी अचानक श्री की नींद खुल जाती है। वो अपने बिस्तर पर होती है। ये सब सिर्फ एक सपना होता है, लेकिन यहाँ एक चीज काफी अजीब होती है। श्री देखती है कि उसकी कलाई पर एक रिचुअलिस्टिक निशान बना हुआ है, जो पहले वहां मौजूद नहीं था। इसके बाद श्री अपनी नौकरी के लिए निकलती है। कार में उसे दो और लड़कियां मिलती है जो उसी जॉब के लिए चुनी गई होती है। उनके नाम होते हैं अर्ना और दिनी। श्री नोटिस करती है कि उन तीनों की कलाई पर वही एक जैसा रिचुअल निशान होता है। दिनी बताती है कि उन तीनों को एक ही तरह से मार्क किया गया है और उन पर एक ही चीज की गई है। यह भी पता चलता है कि दिनी काफी समय से एटमोजो फैमिली के लिए काम कर रही है। इसके बाद कार एक घने जंगल के अंदर पहुंचती है। सुगी कार रोक देता है। इस पर श्री पूछती है कि क्या वो कारसो के घर नहीं जा रहे। सुगी उन्हें कार से उतरने से मना करता है और खुद बाहर चला जाता है। वो कार से एक कंटेनर निकालता है जिसके अंदर कुछ फूल होते हैं। सुगी उन फूलों को एक पेड़ के पास रख देता है। ये साफ दिखाया जाता है कि वो कोई रिचुअल कर रहा है और ये वही फूल होते हैं जो कारसो ने पहले रिचुअल के वक्त इस्तेमाल किए थे। हम ये भी देखते हैं कि वहां और भी ऐसे कई कंटेनर मौजूद होते हैं। जब एरना उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा था, तो सुगी कोई साफ जवाब नहीं देता। वो बस इतना कहता है कि वो लोग जल्द ही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद सुगी ही कार को जंगल के बीच बने एक घर के सामने रोकता है। ये घर पूरी तरह वीरान होता है, मानो दुनिया से पूरी तरह कट चुका हो। श्री को समझ नहीं आता कि वो लोग इतनी सुनसान जगह क्यों लाए गए हैं। सुगी बस इतना कहता है कि सब कुछ घर के अंदर जाकर समझ आएगा। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो एरना नोटिस करती है कि वहां एक कमरा है जो लॉक होता है। उसी के पास एक कैलेंडर लगा होता है जिस पर अजीब मार्किंग्स बनी होती है। कैलेंडर की आखिरी मार्किंग 1000वें दिन पर होती है। एरना पूछती है 1000 दिन का क्या मतलब है। इस पर दिनी बताती है कि उसी दिन वो सब यहां से घर वापस जा पाएंगे। आगे सीन में टमिन नाम का एक आदमी उनसे मिलता है। वो बताता है कि उनके सारे सवालों के जवाब उसी लॉक्ड रूम के अंदर है। तमिन उन्हें पहनने के लिए एक खास कपड़ा देता है जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये कपड़ा 7 अलग-अलग फूलों में सोखाया गया होता है जिसकी खुशबू मन को शांत करने के लिए होती है। इसके बाद वो सब लॉक्ड रूम के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर तेज बदबू होती है, जैसे किसी चीज के सड़ने की गंध। तमिन दिनी से दरवाजा बंद करने को कहता है। कमरे के बीच में एक चीज रखी होती है जो कपड़े से ढकी होती है। तामिन बताता है कि वहां एक टेप रखी है जिसमें कारसो की आवाज रिकॉर्ड है और उसमें बेदिंग द डेड रिचुअल की इंस्ट्रक्शंस है। यही वो रिचुअल है जो उन्हें हर रोज करना है। श्री पूछती है हमें किसे नहलाना है। इस पर टमिन दिनी से कहता है कि वो कपड़ा हटाए। जैसे ही कपड़ा हटता है सब कुछ साफ हो जाता है। कपड़े के नीचे लकड़ी के एक केज में एक लड़की होती है। ये देखकर श्री और एरना बुरी तरह डर जाती है। तमीन बताता है कि वो लड़की डेला अटमोजो है, कारसो की पोती। उस पर बहुत स्ट्रांग डार्क मैजिक किया गया है जिसकी वजह से वो सांगारतुरी नाम की एक इविल एंटिटी से पॉजेस्ड है। तामिन ये भी बताता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो 1000वें दिन वो एंटिटी डेला को अपने साथ ले जाएगी। एरना पूछती है कि क्या ये बेथिंग रिचुअल उसे बचा सकता है। इस पर टामिन बताता है कि ये रिचुअल उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस एंटिटी को शांत रखने के लिए है, ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। वो ये भी बताता है कि रिचुअल सांझ के समय शुरू होना चाहिए और सूरज ढलने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। यही हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। इसके बाद दिनी रिचुअल करके दिखाती है। वो एक बर्तन में पानी भरती है और उसमें 7 टाइप्स के फूल डालती है। फिर वो भीगे हुए कपड़े से डेला को नहलाना शुरू करती है। लेकिन अचानक डेला दिनी पर हमला कर देती है
जिससे दिनी का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ये देखकर श्री घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन जंगल के एक पॉइंट पर पहुंचते ही श्री और एरना बेहोश हो जाती है। यहीं पर एक सिंबॉलिक छाता भी दिखाया जाता है। बाद में टामिन बताता है कि कारसो के साथ हुए एग्रीमेंट की वजह से वो लोग इस जगह से जा नहीं सकते। ये जगह मैजिक से बाउंड होती है ताकि डेला भी बाहर न जा सके। और यहीं ये साफ हो जाता है कि कारसो और सूगी के रिचुअल की वजह से श्री, दिनी और एरना तीनों इस जगह से बन चुकी है। अब उन्हें अगले 4 दिनों तक डेला को नहलाकर रिचुअल करना है, जब तक 1000 दिन पूरे नहीं हो जाते। इसके बाद तामिन और सुगी वहां से चले जाते हैं। आगे मूवी में श्री को लॉक्ड रूम के अंदर से डेला की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बार बार बुला रही होती है। श्री ये बात दिनी और एरना को बताती है। इस पर दिनी कहती है कि ये डेला नहीं, बल्कि वो इविल एंटिटी है, इसलिए श्री को इसे पूरी तरह इग्नोर करना चाहिए। थोड़ी देर बाद दिनी बताती है कि वाटर पंप खराब हो गया है और अगर पंप ठीक नहीं हुआ तो आगे का रिचुअल मुमकिन नहीं होगा। इसलिए तय होता है कि दिनी और श्री पंप ठीक करने जाएंगी और एरना अकेले ही डेला को नहलाने जाएगी। एरना अकेले ही बेदिंग रिचुअल के लिए लॉक्ड रूम की ओर चली जाती है। इसके बाद मूवी में आगे श्री सो रही होती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक गड्ढे के अंदर पाती है, जिसके चारों तरफ गन्ने के खेत होते हैं। श्री को समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे जैसे श्री आगे बढ़ती है, उसे फिर से डेला की आवाज सुनाई देती है, जो मदद मांग रही होती है। आगे जाकर श्री की नजर एक घर पर पड़ती है, जहां से वो आवाज आ रही होती है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी श्री पर हमला कर देता है और उसी पल श्री की नींद खुल जाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह होती है, जब श्री उठती है तो उसके पैरों पर गन्ने के पत्ते और मिट्टी लगी होती है। यहीं ये साफ हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था। ये सब देखकर श्री और भी ज्यादा डर जाती है। बाद में श्री ये सब दिनी और एरना को बताती है, लेकिन दिनी उसे ज्यादा सोचने से मना करती है और कहती है, बस 2 दिन और हमें यहाँ रहना है, इसी पर ध्यान दो, ज्यादा मत सोचो। आगे मूवी में श्री डेला को नहलाने के लिए लॉक्ड रूम के अंदर जाती है। अंदर जाकर श्री नोटिस करती है कि बात में इस्तेमाल होने वाले फूल जमीन पर बिखरे हुए होते हैं। इसके बाद श्री रिकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करती है, लेकिन रिकॉर्डिंग ठीक तरह से नहीं चलती और बंद हो जाती है। तभी डेला केज के अंदर से श्री को आवाज देती है। डरते हुए श्री उस पर पड़ा कपड़ा हटा देती है। श्री डेला को अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है, जिससे वह इमोशनल हो जाती है। डेला श्री से अपने पास आकर चेहरा दिखाने को कहती है। इसके बाद श्री डेला का केज हटा देती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। इसी मोमेंट पर रिकॉर्डिंग अचानक स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रिकॉर्डिंग में बात के इंस्ट्रक्शंस की जगह कुछ और सुनाई देता है। रिकॉर्डिंग श्री को डेला की रस्सियां खोलने के लिए गाइड करती है। यह सुनकर श्री शॉक हो जाती है और तुरंत रिकॉर्डर के पास वापस जाती है। तभी कमरे की सारी कैंडल्स एक साथ बुझ जाती है और पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। इसी अंधेरे में एक शैतानी साया दिखाई देता है, जिसकी आधी बॉडी नहीं होती और जो कैंडल्स को जलने नहीं देता। कैंडल्स वापस जलने के बाद श्री को डेला की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है कि वह बहुत डरी हुई है। जब श्री डेला के पास जाती है तो अचानक डेला पॉजेस्ड हो जाती है और उसी शैतानी रूप में श्री की तरफ बढ़ने लगती है। श्री जोर से चीख पड़ती है। इसी वक्त दिनी कमरे के अंदर आ जाती है और डेला फिर से बिल्कुल नॉर्मल हालत में लेटी हुई होती है। इसके बाद दिनी रिचुअल पूरा करती है। आगे सीन में श्री बताती है कि कमरे में कुछ ठीक नहीं था। वहां फूल बिखरे हुए थे और रिकॉर्डिंग भी ठीक से नहीं चल रही थी। लेकिन दिनी गुस्से में उन्हें सिर्फ अपने काम पर फोकस करने को कहती है और श्री को बेकार की बातें सोचने से मना करती है, जिसकी वजह से उसे ये सब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। बाद में दिनी एरना से कंफर्म करती है कि क्या उसने रिचुअल ठीक से किया था, जिस पर एरना रिचुअल कंप्लीट होने की बात बताती है। इसके बाद तीनों सोने चले जाते हैं। आगे मूवी में श्री फिर से उसी नाइटमेयर में फंस जाती है। इस बार वह डेला की आवाज का पीछा करते हुए उसी घर तक पहुंच जाती है, जो पहले ड्रीम में दिखाया गया था। लेकिन जैसे ही वह घर के पास जाती है, वही आदमी फिर से उस पर हमला कर देता है। इसी अटैक के साथ श्री की नींद खुल जाती है
और तभी एक शॉकिंग चीज सामने आती है। श्री के बाल कटे हुए होते हैं। यह देखकर श्री समझ जाती है कि जो अटैक्स उसके सपनों में हो रहे हैं वो रियल लाइफ में भी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस बात से श्री पूरी तरह अंदर तक डर जाती है। आगे सीन में तमिन और सुगी वहां पहुंचते हैं। श्री अपने ड्रीम्स और डेला से जुड़ी चीजों के बारे में बताती है। तमिन इसे नॉर्मल मानकर इग्नोर कर देता है और बताता है कि सिर्फ एक दिन और बचा है। इसी दौरान श्री और एरना नोटिस करते हैं कि सुगी जमीन में एक गड्ढा खोद रहा होता है। सुगी के जाने के बाद जब श्री और एरना उस जगह को ध्यान से देखते हैं तो वो जगह बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी श्री ने अपने ड्रीम में देखी थी। आगे श्री और दिनी डेला को नहलाने के लिए लॉक्ड रूम में जाते हैं। इस बार टेप थोड़ी कोशिश के बाद चल जाती है। तभी श्री नोटिस करती है कि बाल्टी लीक हो रही होती है और सारा पानी बह चुका होता है। सूरज ढलने वाला होता है, इसलिए जल्दी पानी लाना जरूरी हो जाता है। पंप खराब होने की वजह से पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता। एरना दिनी को श्री की मदद के लिए भेजती है और खुद रूम के दरवाजे पर रुक जाती है। जब श्री और दिनी वापस रूम में आती है तो एक हॉरिफाइंग सीन सामने आता है। डेला अपने केज के अंदर नहीं होती, वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी होती है। ये देखकर श्री और दिनी पूरी तरह घबरा जाती है। अचानक रूम की सारी कैंडल्स एक साथ बुझ जाती है और पूरा रूम अंधेरे में डूब जाता है। कैंडल्स जलने के बाद डेला एक कोने में बैठी होती है, लेकिन अगले ही पल वो श्री और दिनी पर हमला कर देती है। उनकी चीखने की आवाज सुनकर अर्ना रूम के अंदर आती है, लेकिन डेला उस पर भी हमला कर देती है और अर्ना सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए श्री रिचुअल के फूलों का पानी डेला पर डालती है। इससे इविल एंटिटी कुछ वक्त के लिए शांत हो जाती है। तीनों मिलकर जैसे तैसे रिचुअल कंप्लीट कर लेती है, लेकिन रिचुअल के एंड पर एक हॉरिफाइंग ट्रुथ सामने आता है। वो इविल एंटिटी बताती है कि श्री, दिनी और एरना तीनों एक ही दिन पैदा हुई थी और उनका असली रोल हेल्पर या केयरटेकर का नहीं, बल्कि ह्यूमन सैक्रिफाइस का था। मूवी में आगे श्री उन सब अजीब घटनाओं की वजह से काफी डर चुकी होती है, जिसकी वजह से वो ठीक से रिचुअल नहीं कर पा रही होती। जैसे रिचुअल के समय बाल्टी का लीक होना और टेप का बार बार रुक जाना। दिनी श्री पर गुस्सा करती है और साफ साफ बताती है कि अगर रिचुअल में एक भी गलती हुई तो उनकी जान जा सकती है। यही दिनी एक जरूरी बात रिवील करती है। वो बताती है कि इस रिचुअल को 1000 दिनों तक पूरा करना उसके लिए एक मजबूरी है और इस प्रोसेस में वो पहले ही अपनी 2 दोस्तों को खो चुकी है। यही वो 2 लड़कियां होती है जो मूवी के बिल्कुल शुरुआती सीन में मारी जाती है। अगली सुबह श्री और दिनी देखते हैं कि लॉक्ड रूम खुला हुआ होता है। डेला अंदर नहीं होती और केज भी खुला हुआ होता है। डेला भाग चुकी होती है। तीनों लड़कियां पूरी तरह से घबरा जाती है। एरना वहां से भाग जाने की बात करती है और कहती है कि वो बाकी लड़कियों की तरह मरना नहीं चाहती। श्री बताती है कि ये जगह मैजिक से बाउंड है और वो कहीं नहीं जा सकते। दिनी समझ जाती है कि डेला भी बाहर नहीं जा सकती और वो अभी भी इसी एरिया के अंदर होगी। तीनों फैसला करती है कि जंगल में लगे 3 सिंबॉलिक अम्ब्रेलाज को चेक करना होगा, जो इस जगह को मैजिक से बांध कर रखते हैं। इसके बाद तीनों अलग अलग होकर जंगल की तरफ निकलती है। सर्च के दौरान दिनी पर पीछे से किसी का अटैक होता है। दूसरी तरफ जब श्री अम्ब्रेला तक पहुंचती है तो डेला उस पर हमला कर देती है। इसी मोमेंट पर तमिन वहां आकर श्री को बचाता है, लेकिन अगले ही पल तमिन पर भी अटैक होता है और यह हमला किसी और का नहीं बल्कि एरना का होता है। यही पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। एरना बताती है कि वो यहाँ डेला को आजाद कराने के लिए आई थी और ये सब कारसो की वजह से हो रहा था। श्री समझ जाती है कि रिचुअल के दौरान हुई सारी गड़बड़ियों के पीछे एरना ही थी और उसी ने उस इविल एंटिटी को रूम से बाहर निकाला था। इसके बाद एरना श्री पर हमला कर देती है, लेकिन गलती से श्री के हाथों एरना की मौत हो जाती है। आगे मूवी में कारसो भी वहां पहुंच जाती है। एरना की मौत के बाद श्री पूरी तरह टूट चुकी होती है और वहां से जाना चाहती है, लेकिन कारसो बताती है कि सिर्फ श्री ही डेला को इविल एंटिटी के पोजेशन से बाहर निकाल सकती है। श्री समझ नहीं पाती कि वो कैसे ये कर सकती है। तब तामिन रिवील करता है कि श्री के अंदर उन्हीं एंसेस्टर्स का ब्लड है जिसने ये डार्क मैजिक डेला पर कराया है। इसी वजह से श्री अपने ड्रीम्स के थ्रू उस दूसरी दुनिया में जा सकती है जहां डेला की स्पिरिट कैद है। यही एक और शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है।
एटमोजो फैमिली जब से ये कर्स डेला पर की गई, तब से लड़कियों को हेल्पर्स के नाम पर बुलाती रही है, सिर्फ इसलिए ताकि उनमें से कोई श्री जैसी लड़की मिले जो डेला की स्पिरिट को दूसरी दुनिया में ढूंढ सके। इस प्रोसेस में ना जाने कितनी लड़कियां मारी जा चुकी है। करसो और तमिन शुरू से जानते थे कि श्री कोई नॉर्मल लड़की नहीं है और उसके ड्रीम्स भी ऑर्डिनरी नहीं है। डेला को बचाने के लिए श्री मान जाती है। इसके बाद डेला को ग्रेव के अंदर ले जाया जाता है और तामिन डीनी को बेटिंग रिचुअल तब तक करने को कहता है जब तक श्री डेला को वापस नहीं ले आती और इविल एंटिटी शांत रहे। करसो श्री को प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ देती है। श्री को तामिन बताता है कि उसे सुबह होने से पहले डेला की स्पिरिट को दूसरी दुनिया से लाना होगा। अगर सुबह हो गई तो 1000 डेज कंप्लीट हो जाएंगे और डेला को कभी नहीं बचाया जा सकेगा। श्री डेला के पास लेट जाती है और अगले ही पल उस दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वहां रात होती है और श्री उसी घर तक पहुंचती है जहां डेला की स्पिरिट कैद है। इसी बीच रियल वर्ल्ड में रिचुअल का पानी खत्म हो जाता है और वो इविल एंटिटी पहले डीनी पर और फिर तमिन और सुगी पर अटैक कर देती है। दूसरी दुनिया में श्री को डेला मिल जाती है, लेकिन वही आदमी जिसने डार्क मैजिक करवाया था श्री पर अटैक करता है। श्री नाइफ से उस आदमी को इंजर कर देती है और डेला को उस जगह से निकाल लेती है। रियल वर्ल्ड में पजेस्ड डेला कार्सो पर अटैक करती है, लेकिन कार्सो उसे उसकी आइडेंटिटी याद दिलाती है और डेला रुक जाती है। दूसरी दुनिया में वो आदमी दोबारा श्री पर अटैक करता है, जिसमें श्री सीरियसली इंजर्ड हो जाती है। इसी वक्त डेला उस आदमी पर जलता हुआ लैंप फेंक देती है और दोनों वहां से भाग निकलती है। तभी इविल एंटिटी डेला की बॉडी छोड़ देती है। एंटिटी दूसरी दुनिया में पहुंचती है और ग्रेव के पास श्री और डेला पर हमला करती है। श्री लास्ट टाइम पर नाइफ से एंटिटी पर अटैक करती है और दोनों ग्रेव के अंदर कूद जाती है। इसके साथ ही श्री और डेला रियल वर्ल्ड में लौट आती है और डेला पूरी तरह फ्री हो जाती है। आगे रिवील होता है कि अर्ना को उसी आदमी ने भेजा था जिसने ये ब्लैक मैजिक करवाया था, ताकि डेला को आजाद किया जा सके। इविल एंटिटी आखिर में उसी आदमी को मार देती है क्योंकि उसका प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। मूवी के एंड में करसो श्री को पैसे देती है जो डील के टाइम डिसाइड हुए थे। श्री पैसे लेने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। यह हम नोटिस करते हैं कि करसो का फेस अब नॉर्मल हो चुका होता है। कार में सुगी बताता है कि पैसे न लेना श्री का सही डिसीजन था। अगर श्री पैसे ले लेती तो वो भी सुगी की तरह हमेशा के लिए कार्सो की सर्वेंट बन जाती। सुगी ये भी रिवील करता है कि जिस आदमी ने डेला पर कर्स लगाया था वो उसका मास्टर था और एटमोजो फैमिली ने पहले इसी कर्स की मदद से उस आदमी की पूरी फैमिली को मारवा दिया था। इसी वजह से बदले के लिए उस आदमी ने भी सेम कर्स का यूज किया, जिसे ब्लैक लीफ मैजिक कहते हैं। यहां पर सुगी का इशारा कर्सों की तरफ ही होता है। मूवी के लास्ट सीन में श्री के घर के बाहर वो पैसे फिर से रखे मिलते हैं, लेकिन श्री उन्हें रोड पर छोड़ देती है। तभी उसकी कलाई से रिचुअल का निशान भी गायब हो जाता है। इसका मतलब श्री अब उस रिचुअल से पूरी तरह फ्री हो चुकी होती है जिससे कार्सो ने उसे बाइंड किया था, और सुगी को वहां से जाते हुए भी दिखाया जाता है। यही क्लियर करता है कि पैसे वही छोड़कर गया था, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सेवुडिनो की पूरी कहानी। एक ऐसी हॉरर स्टोरी जहां डर सिर्फ एक इविल एंटिटी का नहीं, बल्कि उस कीमत का है जो इंसान मजबूरी में चुकाता है। यहाँ कुछ लोग बच जाते हैं, लेकिन कहानी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। हमें कमेंट्स में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या आप इसे देखना चाहेंगे। अगर आप मूवी देखना चाहे तो लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऐसी ही और डार्क और अनएक्सप्लेन्ड मूवीज के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी का एंड होता है, लेकिन डर का नहीं।